नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुनव्वर सुल्तान। आज हम बात करेंगे एक अहम मौजू पे जो हम सब की ज़रूरत है और हमारी तवज्जो को ये मसला बहुत शिद्दत के साथ हमारी तवज्जो चाहता है। वो मसला है वोटर रीवेरिफिकेशन का। जल्द ही आइंदे महीने एक नई मुहिम शुरू होगी कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में मौजूद है या जो लोग वोट देने की अहलियत रखते हैं और उनका नाम भी मौजूद है, तो उन्हें अपने नाम की वेरिफिकेशन कराना है कि वाकई वो हैं या नहीं हैं, और इसका पूरा एक प्रोसेस होगा। आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये प्रोसेस कैसे मुकम्मल होगा, तरीक़ा क्या होगा, उसके लिए क्या तरीक़े रखे गए हैं, और फिर अगर कोई नहीं कराता है तो फिर क्या होगा। ये सारे मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे, और हमारे साथ इस वक्त एक अहम मेहमान मौजूद हैं जो इन जैसे मौज़ूआत पे अच्छी मालूमात रखते हैं, और न सिर्फ मालूमात रखते हैं बल्कि उनसे जो कुछ बन पड़ता है वो हर वक्त काम के लिए कोशा रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नजमुद्दीन फ़ारूक़ी साहब। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मक़दम है। बहुत शुक्रिया। आगाज़ करेंगे हम बड़े छोटे से सवाल से। इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, बड़ा कन्फ्यूज़न पाया जा रहा है। अगर हम बात करें NRC की, NPR की, और फिर आगे रीवेरिफिकेशन का मसला आया है, तो लोग इन चीज़ों को मिला जुला के देखते हैं और कुल मिला के लोगों के जहनों में कन्फ्यूज़न है। हम इसको दो हिस्सों में बांटना चाहते हैं। एक है कि इसके हवाले से एक बेदारी आए, लोगों में सोच हो कि हमारे डॉक्यूमेंट सही हों, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ जो खौफ का माहौल बन रहा है, जहनों में खौफ बढ़ता जा रहा है कि क्या होगा। तो हम इन दोनों एंगल से आपसे समझना चाहेंगे कि जो पोजीशन है इसको आप किस तरह देखते हैं। जी मुनव्वर साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँ, मुबारकबाद दूँ कि आप बहुत अच्छे मौजू लेते हैं। इसके पहले मैंने प्रोग्राम आपके देखे और सुने, और ये जब आपने मौजू सेलेक्ट किया है ये बहुत अहम है। मैंने जो आपने बाद में फरमाया है उसको पहले मैं ले लेता हूँ कि ये जो खौफ का जो माहौल है, ये आजकल जो सोशल मीडिया है इसका इसमें बहुत बड़ा रोल, अहम रोल है, और वो र्यूमर्स को बहुत तेज़ी के साथ फैलाने में कामयाब हो जाता है। जो सही खबरें होती हैं वो आमतौर पर ज़्यादा देर में फैलती हैं। तो एक तो उसकी वजह ये है जिसकी वजह से खौफ पैदा हुआ। इनमें से जो 3 चीज़ों के आपने नाम लिए, जिसमें पहला आपने NRC बिल्कुल सही लिया क्योंकि NRC पहले है। उसके बाद फिर बात आती है NRC से मुराद है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, और फिर दूसरा है NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और तीसरा ये एक्सरसाइज जो शुरू हो चुकी है इसको वोटर रीवेरिफिकेशन प्रोग्राम या इलेक्टोरल रीवेरिफिकेशन प्रोग्राम कहा गया। ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं? नहीं, इनका आपस में कोई एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जो लोगों में कन्फ्यूजन का माहौल पैदा किया गया सोशल मीडिया के ज़रिए से, वो NRC को लेकर किया गया। अब NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न है, ये असम में इम्प्लीमेंट हुआ, जिसके बारे में आप जानते हैं। अब उसके बाद अब हिंदुस्तान भर में आइए, असम के अलावा NRC के बारे में सरकार की तरफ से गैर सरकारी किसी कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ है कि NRC लागू होने जा रही है पूरे हिंदुस्तान में। ऐसा कोई ऐलान सरकार ने नहीं किया है। लेकिन अफसोस की बात तो यही है कि ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हमारे इसमें इतना हंगामा उसकी वजह गालिबन ये है कि 20 जून 2019 को हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो जब सरकार बनी थी, उनकी तकरीर हुई थी, उसमें उन्होंने उसको असम की NRC की तरफ इशारा किया था। उसके अलावा दूसरा जो प्रोग्राम जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है उसका ऐलान किया था, उससे कुछ लोग कंफ्यूज हो गए। वो प्रोग्राम जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का है वो 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा और 30 सितंबर 2020 तक चलेगा, जिसको आप एक तरह से सेंसस भी कह सकते हैं। मरदमशुमारी है, आबादियाती के जो शुमार होते हैं वो हर 10 बरस में होते हैं। पिछला जो प्रोग्राम हुआ था वो 2011 में हुआ था, तो वो उसके हिसाब से 2020 में जब उसको तैयार करेंगे तो 2021 तक हो जाएगा। ये भी एक मामूल का प्रोग्राम है। उसमें जो कुछ भी सिटीजन को जो नॉमिनेट पता लगाया जाता है वो उनके हक में होता है, यानी शहरियों के हक में होता है, उसको परेशान करने के लिए नहीं होता। तो किसी को तशवीश करने की जरूरत नहीं है कि इसमें किसी के सिटीजन को कोई नुकसान होगा। तो कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ है हंगामा, ये हकीकत से दूर है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यकीन किसी हंगामे की। अब हम आते हैं अगले मौजू पे, जो असल मौजू है हमारा आज का, वो ये कि जो वोटर रीवेरिफिकेशन का मसला है कि आइंदा महीने शुरू होने वाला है, इसका प्रोसेस किस टाइप से है और इसकी ज़रूरत क्या है? हाँ,
देखिए, ये प्रोग्राम नहीं शुरू हो चुका है प्रोग्राम, ये 1 सितंबर से और 15 अक्टूबर तक का प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। हिंदुस्तान में 90 करोड़ की आबादी है, तरह तरह से इलेक्शन कमीशन ने इसको मीडिया के ज़रिए से, अखबारों के ज़रिए से और तमाम मीडियम के ज़रिए से इसको बताया है कि लोग इसको अपने नामों का री-वेरिफिकेशन कराएँ। इसको नाम दिया गया है इलेक्टोरल री-वेरिफिकेशन प्रोग्राम या वोटर री-वेरिफिकेशन प्रोग्राम। इसमें ये फिर वही बात है, देखिए कि ये भी आवाम की आसानी के लिए इसको किया गया है और उनको हर तलाश फ्यूचर के लिए कि उनके नाम दुरुस्त हो जाएं, उनके नामों में जो गलतियां हों, क्योंकि पीछे ये बहुत शिकायतें आई हैं इस तरह की कि कोई कहता है कि साहब नाम हमारा वोटर लिस्ट में था, हम वोट नहीं डाल पाए, या किसी ने कहा कि साहब हमारे वोटर ID कार्ड पे नाम कुछ लिखा हुआ है लेकिन हमारा नाम वोटर लिस्ट से गायब है। तो इस तरह की दुश्वारियों को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने वोटर री-वेरिफिकेशन प्रोग्राम चलाया, जिसके तहत सब लोग जो हैं उसमें वक्त से अपने डॉक्यूमेंट, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फीड करें। उसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं, BLO जो कहलाते हैं, उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं और जगह जगह शहर में सेंटर्स भी खोले गए हैं, वहाँ रब्ता कायम कर सकते हैं। और बहुत बड़ी आसानी अब ये हो गई कि चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो इसका तरीका क्या रखा है, किस तरीके से होगा ये? इसका तरीका ये है कि इसमें 2-4 चीज़ें देखी हैं। एक तो ये कि जब आप साइट के ऊपर जाते, देखिए अब प्रोग्राम क्या क्या है। प्रोग्राम ये है कि सबसे पहले तो अगर नाम गलत हैं हमारे, कोई चेंजेस हैं नामों के, यानी मसलन किसी के नाम गलत है, स्पेलिंग गलत है, या नाम में कोई तब्दीली है, या उसका पता गलत है, उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो ये तब्दीलियाँ वो कर सकता है इस प्रोग्राम के तहत। एक तो ये है, नामों की तस्दीक कर सकता है, नामों की तस्दीक कर सकता है जो नाम दुरुस्त हो जाए। दूसरा इसमें यह है कि जो नए वोटर्स हैं, जो 1 जनवरी 2020 को 18 साल के पूरे हो रहे हैं, ये बहुत अहम चीज़ है, तो वो उन लोगों को बहुत अच्छा मौका है कि वो इसमें इनकॉर्पोरेट करें, नया अप्लाई करें उनको। उसके लिए मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, जो पहले भी जिक्र हो चुका है। फॉर्म नंबर 6 होता है, जो नए आप नाम दाखिल करते हैं उनके लिए, जो 18 बरस के जो 1 जनवरी 2020 को हो रहे हैं। इसके अलावा इस पर नई चीज़ एक और कर दी है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कि जो लोग 16 बरस के हो गए हैं, वो उनके नाम का भी इंदराज वहाँ हो जाएगा, और जब वो 18 बरस के हो रहे होंगे तो एक मैसेज आ जाएगा अलार्म करने का कि आप 18 बरस के हो गए, अब आप नाम अपना, ताकि आप वक्त से इस काम को कर लें। तो एक तो ये हो गया कि नामों का एडिशन आप कर सकते हैं, गलतियों के तरमीम के इंदराजात कर सकते हैं, और तीसरा जो लोग इंतकाल हो चुका है, जो लोग दुनिया में नहीं हैं, या जो लोग परमानेंटली कहीं से शिफ्ट हो गए, उनका नाम वहाँ रह गया है, उनका नाम हटा भी दें, डिलीट भी कर दें। ये भी कानूनी ज़रूरत होती है, इसको लोग नहीं समझते हैं, लेकिन नाम का डिलीशन भी ज़रूरी होता है, गैर कानूनी 1-2 जगह आपका नाम हो। इसके अलावा इसमें 2 चीज़ें और भी हैं। इसमें एक ये है कि आप अपनी फैमिली का एक ग्रुप बना सकते हैं, और ये बहुत बड़ी सहूलत है कि आप एक ग्रुप का मतलब ये हुआ कि जब आप साइट, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो जब आप साइट को खोलेंगे, तो जब उसको क्लिक करेंगे, nvsp.in साइट है उसकी, तो वो फिर जब ये ओपन होगा तो वहाँ पे आप वेरिफिकेशन वाले जो कैप्शन आएगा उसका जब आप करेंगे, उसको जब खुलेगा तो उसमें आप पासवर्ड जनरेट करेंगे पहले अपना। जब पासवर्ड आपको मिल जाएगा, उस पासवर्ड से, मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी हैं और 2 बच्चे हैं, तो वो पहला अपना नाम, जो हेड ऑफ़ द फैमिली है, वो अपना नाम फीड करेगा उसके अंदर। खाली उसको करना ही होगा एपिक नंबर, जो इलेक्शन आई कार्ड नंबर है, वो उसमें डालेगा। जैसे ही वो डालेगा, उसके डिटेल उसके अंदर आ जाएंगे। फिर वो कहेगा ऐड फैमिली में दोबारा क्लिक करेगा तो वाइफ का एपिक नंबर डालेगा तो वाइफ का नाम ऐड हो जाएगा। इसी तरह बच्चों का ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। एक ये फायदा, तीसरा फायदा होगा। तीसरा, चौथा फायदा ये होगा कि आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स में कुछ के बूथ कहीं हैं, कुछ के बूथ कहीं हैं, तो आपको एक ही बूथ में, जो आपको आसान, आप कमेंट दे सकते हैं बूथ के बारे में, उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, साथ इस बूथ में गड़बड़ होती है या यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती, ज़्यादा लोग हैं, उसको हटाने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो आप उसको बूथ सेलेक्ट कर सकते हैं और एक ही बूथ में पूरी फैमिली को ले सकते हैं। ये तो एक तो ये ऑनलाइन होगा जी, जो लोग खुद कराएं या किसी से कराया जाए। जी जी। ऑफलाइन भी इसका तरीका है? जी, ऑफलाइन तरीका ये है कि जैसे पहले भी करते रहे हैं, फिर वही है कि आप आपको अपने वार्ड का जो BLO है उससे आप रब्ता कायम करें, और वही काम जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं उन लोगों में अवेयरनेस है। जैसे आप लोग ये काम कर रहे हैं, मीडिया में बात कर रहे हैं, इसी तरीके सोशल मीडिया के ज़रिए से और मुख्तलिफ ज़राए से इन बातों को पहुँचाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि गांव देहात तक भी, और गांव देहात तक बातें पहुंच जाती हैं कि आजकल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है
तो वो उनको अपने BLO से रब्ता कायम करें, वही कार्रवाई जो ऑनलाइन हो रही है वही कार्रवाई वो भी करेंगे, या जहां उनके सेंटर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, अभी दफातर मालूम करने होंगे कहाँ कहाँ हैं। इलेक्शन कमीशन में मेन दफ्तर तो मालूम होना कोई दुश्वारी नहीं, आजकल तो ऑनलाइन चेक कर लीजिए दफ्तर कहाँ है, किसी को बता दीजिए, वहाँ जाके मालूम हो सकता है कि कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं, जो आपके महल्ले में सेंटर्स हों वहाँ जा कर के ये काम कर सकते हैं। तो सर जैसे इससे पहले हुआ था कि जहाँ जहाँ बूथ बनते हैं वहाँ पे वो BLO बैठते थे, तो क्या इस बार भी इस तरह का कोई तरीका है? इस तरह का लखनऊ के अभी सेंटर्स के बारे में तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वैसे बड़े शहरों में लखनऊ भी उसमें शामिल है, तो उसको ये शुरुआत तो की गई है। जैसे दिल्ली में 14,000 इन्होंने सेंटर्स बनाए हैं, वहाँ बनाए हैं। लखनऊ के सेंटर्स के बारे में सेंटर्स ऑफलाइन बनाए गए हैं? हाँ, ये ऑफलाइन सेंटर्स हैं, आप उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। वही मैंने आपसे अर्ज किया कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से भी मालूमात की जा सकती हैं कि कहाँ पे हैं। ये जो 1.5 महीने का जिक्र किया आपने कि 1.5 महीने में रीवेरिफिकेशन होना है, हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क और उसमें भी जो तालीम की पोजीशन है वो हम सब जानते हैं कि ज़्यादा आबादी गाँव देहात में है, और हमारी जो सरकारी मिशनरी है उसकी क्या पोजीशन है वो भी सब जानते हैं। तो 1.5 महीने में क्या ये हो सकता है? ऐसा लग रहा है मुश्किल है, 1.5 महीने में पूरा प्रोग्राम पूरा हो पाएगा ये मुश्किल मालूम होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि कम से कम ये अवेयरनेस पैदा हो कि जितने लोग इसमें करा सकें वो कराएं। और हो सकता है, अभी तो नहीं कहा जा सकता है, ज़ाहिर को सरकारी जिम्मेदारी तो नहीं ली जा सकती है, लेकिन उम्मीद है कि डेट हो सकता है उसकी एक्सटेंड करें, या अगर मान लीजिए अगर कोई नहीं दर्ज कर पाया किसी मजबूरी की वजह से, तो वो ऐसा नहीं है कि उसका कोई राइट ख़त्म हो जाएगा, बल्कि ये कि यूँ समझ लीजिए कि कागजात किसी चीज़ को आप रिन्यू कर दें, उसको नई एनर्जी दे दें, अगर आप वो नहीं कर पाए हैं तो गोया कहीं ना कहीं वो एक कागजाती कमजोरी हो गई, तो आइंदा मौके फिर आपको मिलेंगे, उनको मोहलत दी जाएगी, कुछ और दी जाएगी, दोबारा उसमें करें। और एक अहम बात और भी है, आप जिक्र कर रहे थे, इसका एक फ़ायदा, ये तो ऑफिशियल फ़ायदे थे मैंने बताया आपको, एक इसका दूसरा फ़ायदा भी होगा, और ये मैं जिम्मेदारी से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि जो मेन डेटा होता है गवर्नमेंट के पास, देखिए ये ठीक है आपका कहना कि ज़ाती तौर पर राशन कार्ड वगैरह की दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो सरकार की जो मजबूरियाँ होती हैं उसको भी हमको समझना होगा कि गवर्नमेंट के जो डेटा हैं वो इंडिविजुअल सिटीजन का डेटा वो कहाँ कहाँ कंपाइल कर सकता है, यानी गवर्नमेंट कैसे करेगी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिटीजन हैं, उसके लिए एक सेंसस की पॉपुलेशन कि भाई हमारी आबादी कितनी, उसकी आदाद शुमार क्या है, और एक काउंटर वेरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन भी होता है, क्योंकि वो भी तकरीबन यानी 100% आबादी को नहीं ले सकता, क्योंकि जो 18 बरस के नीचे के लोग हैं वो नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम जो 18 बरस के ऊपर के लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन की आबादी से आने के बाद जब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया जाएगा तो उसमें इन लोगों को आसानी फराहम होगी। उसमें जब इलेक्शन कमीशन नाम दर्ज करा चुके होंगे तो एक डेटा आपका रिकॉर्ड, एक एडिशनल रिकॉर्ड आपका होगा, तो एक फ़ायदा इसका ये है कि आपको फ्यूचर के NPR में भी ये आसानी फराहम करेगा। सर एक ज़िमनी सवाल है, लेकिन समझना चाहेंगे, जो हमारे गवर्नमेंट का सिस्टम है, आधार कार्ड बना, उनको डिजिटल चाहिए, उसके बाद आइंदा राशन कार्ड डिजिटलाइज होगा, फिर उनको सारी चीज़ें चाहिए, NPR होगा, फिर उनको सारी चीज़ चाहिए, इलेक्शन का, फिर उनको सारी चीज़। एक बार कोई ऐसा कार्ड क्यों नहीं जनरेट कर लेते हैं कि वो हर जगह काम दे, हर बार वो पूरा प्रोसेस पूरे मुल्क में, और उस पर जो खर्च आता होगा जैसे पता खरबों का आता होगा, तो बार बार एक्सरसाइज क्यों होता है? नहीं मुनव्वर साहब, ये देखिए डिजिटलाइज सारी चीज़ें डिजिटलाइज हर जगह नहीं मांगी जा रही हैं। मिसाल के आज निकल होगी और हो रही है, जब अभी तो फिलहाल नहीं हो रही, क्योंकि इलेक्शन आई कार्ड में आपका डिजिटलाइजेशन नहीं है, इसमें ज़रूरत नहीं है, बगैर उसके भी काम चल जाएगा आपका। लेकिन ये जो आज न कल ना परसों इलेक्शन कार्ड भी डिक्लेयर हो जाएगा, आधार कार्ड हो चुका है, बायोमेट्रिक्स कहलाते हैं, बायोमेट्रिक्स कहलाते हैं, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनेगा उसमें हो रहा है, वो उसमें बायोमेट्रिक्स ले। तो आधार अभी लिया, आधार का बना, आधार है, तो आधार का जो डाटा है आप उसको यूज कर लीजिए, जो बचेगा उसको कर लीजिए, पूरा प्रोसेस बार बार करना और मुल्क का इतना बड़ा खर्चा। ये बात थोड़ी सी उसमें एक बात ये भी है कि आधार भी 100% बहुत सी आबादी ऐसी होंगी गांव देहात में, या अभी जैसे असम का मामला आपके सामने आया कि बहुत से सिटीजन ऐसे हैं कि उनके आधार कार्ड भी नहीं बने हुए, तो ये जो पॉपुलेशन की बात आएगी इसमें ये कोशिश की जाएगी कि उन लोगों को भी कवर किया जाए जिनके आधार कार्ड नहीं बने। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि गवर्नमेंट के पास काउंटर वेरिफिकेशन के लिए वो डेटा बनाने के लिए भी तो तस्दीक थोड़ी बहुत होनी, इतनी बड़ी आबादी के मुल्क में सरकार को दुश्वारियाँ पेश आती हैं, इसलिए भी वो ऐसा करने पर मजबूर होती है। सर एक सवाल और है, वो ये कि ये अहम काम है, जैसे कि हम लोगों ने अब तक गुफ्तगू की, इससे अंदाज़ा हुआ। तो अगर हम बात करें अपनी कम्युनिटी की, जैसे पता हम भी उस कम्युनिटी के एक फ़र्द हैं और हमारी जिम्मेदारी है अपनी कम्युनिटी के बारे में, तो बेदारी
इस हवाले से बहुत कम पाई जा रही है। अब तक जहन NRC में उलझा हुआ है, ये मालूमात ही लोगों तक नहीं है। तो हमें मिली सतह पे किस तरह की कोशिश करनी चाहिए मिली तंजीमों को, NGOs को, कि ये सही मालूमात भी पहुँचे और उसका तरीक़ा भी मालूम हो? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो सबके लिए है, लेकिन सब लोगों तक ये बात नहीं पहुंच पाती है। तो इसमें मिली ज़िम्मेदारी हम लोगों की ये है, हमारे आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब के यूट्यूब पे मैसेजेस हैं और बहुत से वकला ने इसके ऊपर बोला है। मैंने भी कहीं 2-3 प्रोग्राम इस तरह के किए हैं जहां उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दिया है। फिर आप जैसे लोग हैं तो सोशल मीडिया के ज़रिए से फैला रहे हैं, और मैं व्हाट्सएप के ज़रिए से जो ग्रुप्स हैं मैं उनमें मुसलसल ऐसे मैसेजेस को डाल रहा हूँ लिख के। उसमें उर्दू में भी लिखता हूँ, अंग्रेज़ी में भी लिखता हूँ, और मेरे पास तो हिंदुस्तान भर से फ़ोन आ रहे हैं। बेंगलोर तक से मेरे पास जो व्हाट्सएप के ज़रिए से मैसेजेस जा रहे हैं, तो बेंगलोर में जो लोग रह रहे हैं वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं। तो देखिए, बेदारी धीरे धीरे फैलती है, फिर कोशिश हो रही है, और मैं समझता ये हूँ कि 100% तो कोई दावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम ये कोशिश करते रहें कि जितने ज़राए इब्लाग हमारे पास हैं उन सबको हम इस्तेमाल करें, वो चाहे अखबार हों, टेलीविज़न हों, हमारे सोशल मीडिया के मामले हों, व्हाट्सएप हैं, फेसबुक है। हाँ, शर्त यह है कि हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं वो मैसेजेस को बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बनाएं और भेजें, और व्हाट्सएप को भी गैर ज़रूरी कामों के लिए इस्तेमाल न करें, बल्कि इस तरह के जो सरकारी प्रोग्राम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं उनका हम एक सही नुक्ते नज़र आवाम को पेश कर सकें, उसमें हम कोई बढ़ा चढ़ा के बात ना कहें। और ये चूँकि आपने मुसलमानों के रेफरेंस से बात कही, तो मैं इसलिए अर्ज़ कर दूँ, इस बात को फिर रिपीट कर दूँ कि सरकार का इसमें कोई प्रोग्राम, कोई किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई तफरीक किसी के साथ नहीं है। जो दुश्वारी एक शहरी को आएगी वही दूसरे को आएगी, वो किसी मजहब मिल्लत का हो, किसी कास्ट कम्युनिटी का हो। सर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि और लोग बहुत बेदार हैं। हाँ। और हम लोग माशाल्लाह खुद सो रहे हैं। बेदारी की कमी है, और उसके लिए हम जैसे मैंने आपको एक लिस्ट बनाई है और व्हाट्सएप पे भेजी है, और उसके एक दस्तावेज़ात जितने हमको चाहिए होते हैं, ये भी एक बहुत अहम मौजू है। उसमें आपको राशन कार्ड का जवाब भी मिल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे कागजात हैं जो जितने मुख्तलिफ सरकार की जो एजेंसीज़ हैं जो कागजात इशू करती हैं वो कितनी तरह के कागजात हैं, और उनमें से कितने मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं, मसलन मैंने जो कागजात की लिस्ट बना के भेजी है लोगों को, अगर आप चाहें तो मैं उनको मैं बता दूंगा। तकरीबन 22 ऐसे दस्तावेज़ात हैं जिनको हम मुख्तलिफ सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसका मतलब ये नहीं हुआ कि 22 हमको चाहिए। उसमें से जो 2 चीज़ें अहम होती हैं, हमेशा आपको मालूम ही है, एक कहलाता है फ़ोटो ID, हर जगह लगता है। आप बैंक में अकाउंट खोलने जाइए वहाँ भी लगता है, कोई इंश्योरेंस का काम कराइए वहाँ भी लगता है। तो एक तो फ़ोटो ID होता है और दूसरा एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। ये 2 चीज़ें अगर लीगल हमारे पास हैं, कागजात दुरुस्त हैं इसके, तो हमको दुश्वारी कम से कम आएगी। और NRC जो असम वाला है उससे कनेक्ट करके चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ एक अलग प्रोग्राम था। वो सर आखिरी सवाल हमारा कि इस हवाले से जो वोटर रिवेरिफिकेशन का मसला है, इस हवाले से जो हमारी मिली तंजीमें हैं उनका क्या किरदार होना चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं फिर आपने वही बात मैं रिपीट करूंगा जो मैंने पहले अर्ज़ की कि मिली तंजीमों को इसमें बहुत ही आगे बढ़ कर के पेशकदमी करनी होगी, और लोगों में मैं तो कहूँगा कि आप जगह जगह काउंटर खोलें और कैंप लगाएं, अपने प्राइवेट कैंप, क्योंकि ये तो सरकार की मदद कर रहे हैं आप, इलेक्शन कमीशन की मदद कर रहे हैं, और एक फ्री सर्विस दें, ख़ासतौर पे ऐसे इलाकों में जैसे आपने कहा कि जो हमारी बेदारी हमारे कौम में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आप लखनऊ ही में एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह कर सकते हैं कि जो ऐसे महल्ले जो बैकवर्ड हैं और उसमें ख्वाह वो किसी मज़हब के रहने वाले लोग सब उससे फ़ायदा उठाएं, उन जगहों पे जाके हम कैंप लगाएं और उन कैंप के थ्रू हम लोगों की मदद करें। उनके हम लोगों को फॉर्म भी मिल सकते हैं, आजकल तो डाउनलोड कर लीजिए फॉर्म नंबर 6 है, फॉर्म नंबर 8 है, वो हम निकाल के भरवा सकते हैं वहाँ जाके, और भरवा के हम जमा करवा सकते हैं। गुज़श्ता काम क्या है माशाल्लाह, बहुत सी तंजीमों हैं, लेकिन एक बार फिर लगता है कि हमारी NGOs को एक्टिव होने की ज़रूरत है और बड़े पैमाने पर मुस्लिम गैर मुस्लिम की तफरीक के बगैर करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा, और आज हमने गुफ्तगू की एक अहम मौजू पे कि आइंदे महीने जो वोटर रिवेरिफिकेशन का मसला है, जो एक्सरसाइज होने वाला है, हमें उसको किस तरह पूरा करना है, और ख़ास तौर पे जो
हमारी तंजीमें हैं, मिली तंजीमें, उसको क्या किरदार अदा करना चाहिए, उनका एक बड़ा योगदान हो सकता है इस हवाले से। और अच्छा मौका है कि इस काम को करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम सही हो जाएं, नाम अगर शामिल नहीं है तो ऐड हो जाएं। ये इंतहाई ज़रूरी काम है, ये हम सबको करना चाहिए और ये हम सब की मिलनी जिम्मेदारी भी है और मुल्क की जिम्मेदारी भी है। अगर इस हवाले से आप मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो आप ज़रूर हमें नीचे इनबॉक्स में सवाल भेज सकते हैं, इंशाअल्लाह हम उसका जवाब देंगे। और मैं गुजारिश करूँगा अपने तमाम देखने वालों से कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आए तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।